नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक संपन्नता के छिपे हुए रहस्य, जिससे के लेखक हैं नेपोलियन हिल। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला अंश। मैं नेपोलियन हिल। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या इस सत्य का पूर्ण एहसास उस व्यक्ति को ज़्यादा आसानी से नहीं होता जिसके खिलाफ गलत काम किया गया है, जिसकी आलोचना या निंदा की गई है और जिसे अज्ञान की सलीब पर लटकाया गया है। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या यह अच्छा नहीं होता कि हम सभी इन अनुभवों से गुजरें जो हमारी आस्था को आजमाते हैं, हमारे धैर्य को थका देते हैं और जिनकी वजह से हम अपना नियंत्रण खो देते हैं तथा पलटवार करते हैं। ऐसा होना बेशक अच्छा होता, क्योंकि इस तरह हम नफरत, ईर्ष्या, स्वार्थ और किसी साथी इंसान की खुशी को नष्ट या कमजोर करने की प्रवृत्ति की निरर्थकता को सीखते हैं। हम दूसरों के अनुभवों से अपनी बुद्धि को पैना करते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं हमारे खुद के अनुभवों से ही जीवंत बनती और विकसित होती हैं। इसलिए हम हमारी भावनाओं पर प्रभाव डालने वाले अनुभव से लाभ ले सकते हैं, चाहे उससे खुशी मिले या दुख। बड़े लोगों की जीवनियों से यह तथ्य उजागर होता है कि उनमें से लगभग हर एक को क्रूर अनुभव की चक्की में बुरी तरह पीसा गया, तब कहीं जाकर वे सफल हो पाए। जिससे मैं ये सोचने लगता हूँ कि क्या अदृश्य हाथ हमारे कंधों पर गंभीर जिम्मेदारियों का बोझ रखने से पहले विभिन्न तरीकों से हमारे साहस की जांच तो नहीं करता है। इस पुस्तक में इतनी जगह नहीं है कि मैं आगे अपना दर्शन बढ़ा सकूं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप इस पर गंभीर विचार करके अपने खुद के निष्कर्षों पर पहुंचें। मेरे जीवन के अगले महत्वपूर्ण मोड़ का जिक्र करने से पहले मैं आपका ध्यान दो रोचक तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। एक, हर मोड़ मुझे मेरे इंद्रधनुष के छोर के ज़्यादा करीब ले गया, और दूसरा तथ्य यह है कि हर मोड़ ने मुझे कुछ उपयोगी ज्ञान दिया जो बाद में मेरे जीवन दर्शन का स्थायी हिस्सा बन गया। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे नष्ट करने की कोशिश की थी, उन्हें तकदीर ने नष्ट कर दिया। छठा महत्वपूर्ण मोड़। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जो शायद बाकी किसी भी मोड़ के मुकाबले मुझे इंद्रधनुष के ज़्यादा करीब लाया, क्योंकि इसने मुझे ऐसी स्थिति में रख दिया जहां मेरे लिए सारे हासिल ज्ञान का इस्तेमाल जरूरी हो गया। इससे मुझे आत्म अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत विकास का ऐसा अवसर मिला जो किसी इंसान के जीवन में दुर्लभता से भी जल्दी आता है। यह मोड़ तब आया जब मुझे कैंडी कारोबार से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया था और मैंने अपने प्रयास विज्ञापन तथा सेल्समैनशिप सिखाने की ओर मोड़ लिए थे। किसी समझदार दार्शनिक ने कहा है कि हम तब तक कभी ज़्यादा नहीं सीखते हैं जब तक कि हम दूसरों को सिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। शिक्षक के रूप में मेरे अनुभव ने इस बात को सच साबित किया। मेरा स्कूल शुरुआत से ही अच्छा चलने लगा। मेरा एक आवासीय स्कूल था और एक पत्राचार स्कूल था, जिसके जरिए मैं लगभग हर अंग्रेजी बोलने वाले देश के विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा था। युद्ध के विध्वंस के बावजूद मेरा स्कूल दिन रात दूना रात चौगुना फलने फूलने लगा और मैंने अपने इंद्रधनुष को अपने ज़्यादा करीब आते देखा। मैं इसके इतना करीब था कि मैं हाथ बढ़ाकर सोने के पात्र को लगभग छू सकता था। मैं जो रिकॉर्ड बना रहा था और मान्यता हासिल कर रहा था, उसके फलस्वरूप एक कॉरपोरेशन के मुखिया का ध्यान मुझ पर गया। उन्होंने मुझे हर महीने 3 सप्ताह के लिए एक ऐसी तनख्वाह पर नियुक्त किया जो अमेरिका के राष्ट्रपति की तनख्वाह से भी काफ़ी ज़्यादा थी। 6 महीने से भी कम समय में सौभाग्यशाली सिलसिले की बदौलत मैंने अमेरिका की बहुत कार्यकुशल कामकाजी शक्ति बना ली और कंपनी की संपत्ति को बढ़ा दिया। मेरे आने के बाद इसका कारोबार बहुत ज़्यादा मूल्यवान बन गया। अब बताएं, अगर आप मेरी जगह होते तो आप ये कहने में तर्कसंगत महसूस नहीं करते कि आपने अपने इंद्रधनुष का छोर खोज लिया है? क्या आप ये कहने में तर्कसंगत महसूस नहीं करते कि आपने सफलता हासिल कर ली है? मैं तो यही सोचता था, लेकिन सबसे बड़ा सदमा थोड़ी दूर पर ही मेरा इंतजार कर रहा था। इसका एक कारण तो यह था कि मैं कॉरपोरेशन के जिस मुखिया के लिए काम कर रहा था वह बेईमान था, लेकिन मुझे लगता था कि असल कारण इससे भी ज़्यादा गहरा और महत्वपूर्ण था। असल कारण शायद तकदीर का इशारा था कि मुझे अभी और सीखना चाहिए। मेरी $1 लाख की तनख्वाह में एक शर्त थी कि मैं 1 साल तक निर्देशनकारी स्टाफ प्रमुख बना रहूँगा, लेकिन उससे आधे समय में ही मुझे दिख गया कि मैं शक्ति को संचित करके उस आदमी के हाथ में थमा रहा हूँ जो इसे पाने के बाद मदमस्त हो रहा था। मैं देखने लगा कि उसका विनाश करीब था,
इस बात से मुझे काफ़ी दुख हुआ। नैतिक रूप से मैं कंपनी में कई बार $1 मिलियन के निवेश के लिए जिम्मेदार था। मैंने अमेरिकी लोगों से इस कॉरपोरेशन में निवेश करने का आग्रह किया था, हालांकि कानूनी दृष्टि से मैं कतई जिम्मेदार नहीं था। आखिरकार मैंने मुद्दा उठाते हुए कॉरपोरेशन के मुखिया को अल्टीमेटम दे दिया कि वे वित्त नियंत्रण बोर्ड के अधीन कंपनी के पैसे सुरक्षित रख दें, वरना मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें। वे यह सुनकर हंस दिए। वे सोच रहे थे कि मैं अनुबंध को तोड़कर इतनी बड़ी राशि से हाथ धोना पसंद नहीं करूंगा। यदि हजारों निवेशकों के प्रति मेरी नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। मैंने इस्तीफा दे दिया, कंपनी को रिसीवर के हाथों में रखवा दिया और इस तरह पैसे के पीछे पागल युवक के कुप्रबंधन से बचा लिया। इससे कलेजे को थोड़ी ठंडक लगी, लेकिन इसके कारण मित्रों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई और इससे मुझे बहुत बड़ी राशि से भी वंचित रहना पड़ा। उस पल मेरे इंद्रधनुष का छोर धुंधला और थोड़ा दूर दिख रहा था। कई ऐसे भी पल थे जब मैं ये सोच रहा था कि किस वजह से मैंने मूर्ख बन रहा हूँ और मैंने उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भारी रकम ठुकरा दी जिन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उनके लिए क्या त्याग किया था। ऐसे ही याद ताज़ा करने वाले पलों में मुझे अपने दिल के आसपास एक घंटी बजती महसूस हुई। मुझे जो अनुभूति हुई वह घंटी बजने जैसी ही थी। इस घंटी के बजने के साथ एक संदेश आया, स्पष्ट अचूक संदेश। इसने मुझे अपने निर्णय पर अटल रहने और इस बात पर शुक्रगुजार होने का आदेश दिया कि मुझ में यह काम करने का साहस था। मैंने इसे बजने वाली घंटी के बारे में जो कहा है उसे याद रखें, क्योंकि मैं इस विषय पर दोबारा लौटूंगा। उस महत्वपूर्ण पल के बाद मुझे कई बार घंटी बजने जैसा एहसास हुआ है। अब मैं इसका मतलब समझ चुका हूँ कि मैं इस पर प्रतिक्रिया करता हूँ और इसके बाद जो संदेश मिलता है वह सही दिशा में मेरा मार्गदर्शन करता है। शायद आप घंटी बजने के संदेश को ना कहें, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन के सबसे अजीब इन अनुभवों का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं। इस बिंदु पर मैं घंटी बजने से भी ज़्यादा किसी चीज़ का अनुभव करने लगा। मैं हैरान होने लगा कि क्या मेरे इंद्रधनुष का छोर इतने वर्षों से मुझे इसलिए छल रहा था कि मुझे असफलता की पहाड़ी पर इसलिए ले जाता था और फिर निराशा की घाटी में इसलिए गिरा देता था क्योंकि मैं गलत पुरस्कार की तलाश कर रहा था। गौर करें, मैंने इस बिंदु पर बस खुद से सवाल किया था, बस इतना ही। यह मुझे अपने जीवन के 7वें और आखिरी महत्वपूर्ण मोड़ की ओर ले जाता है। इस आखिरी मोड़ का वर्णन करने से पहले मुझे यह कहना जरूरी लगता है कि इस बिंदु तक जो भी बताया गया है उसका अपने आप में कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। मैंने जिन 6 मोड़ों का वर्णन किया है उनमें से किसी अकेले के मेरे लिए कोई मायने नहीं थे, और अगर उनका अलग अलग विश्लेषण किया जाता है तो आपके लिए भी कोई मायने नहीं होंगे। लेकिन इन 6 घटनाओं को सामूहिक रूप से लें तो वे अगले और आखिरी मोड़ की बुनियाद बना देती हैं। वे सर्वश्रेष्ठ प्रमाण देती हैं कि हम इंसान जिन अनुभवों से गुजरते हैं उनके फलस्वरूप हम में लगातार विकासवादी परिवर्तन होते हैं। हालांकि कोई अकेला अनुभव कोई निश्चित उपयोग लायक सबक सिखाता नजर नहीं आता है। मैं उस मुद्दे पर लंबाई से बोलने के लिए प्रेरित महसूस करता हूँ क्योंकि मैं इस वक्त अपने कैरियर में इस बिंदु पर हूँ जिसमें लोग या तो पराजित होकर नीचे गिरते हैं या फिर सफलता के आकाश तक ऊपर उठते हैं, जिससे संसार हैरान रह जाता है। और यह सब इस वजह से होता है कि वे अतीत की घटनाओं की कैसी व्याख्या करते हैं और पुराने अनुभवों के आधार पर कैसी योजनाएं बनाते हैं। अगर मेरी कहानी छठे मोड़ पर ही रुक जाए तो इसका आपके लिए संभवतः कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन एक और महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी है जिसमें मैं अपने जीवन के 7वें और सबसे अहम मोड़ का वर्णन करूंगा। अब तक मैंने कमोबेश अलग अलग घटनाओं के सिवा कुछ पेश नहीं किया है जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। मैं यह बात इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ लें। जब आप इस बारे में सोच रहे हों तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अक्सर जीवन का अतीतगामी दृष्टिकोण रखना आवश्यक है, जिसका उद्देश्य सभी कमोबेश अर्थहीन घटनाओं को एकत्रित करके और उनकी व्याख्या करके यह पता लगाना है कि उनमें क्या सीखा गया है। ये अनुभव और असफलताएं, निराशाएं, गलतियां और जीवन के मोड़ बिना लाभ के तब तक चलते रह सकते हैं जब तक कि यमराज आकर आपको ले नहीं जाता, जब तक कि हम इस एहसास के प्रति जागृत नहीं हो जाते कि उनमें से प्रत्येक हमें सबक सिखाना चाहता है। हमें उन अनुभवों से सीखे परिणामों को सारणीबद्ध कर लेना चाहिए ताकि हम उन्हें बार बार दोहराए बिना उनका इस्तेमाल कर सकें। 7वां मोड़, मैंने अपने जीवन के 7 महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में से प्रत्येक से सीखा था
उन सब के महायोग को मैं अपने अंतिम मोड़ में साड़ीबद्ध करूंगा, लेकिन उससे पहले 7वें मोड़ का वर्णन अभी बाकी है। इसके लिए मुझे 1 साल पहले के उस घटनापूर्ण दिन तक जाना होगा, 11 नवंबर 1918। जैसा सब जानते हैं, यह आर्मिस्टाइस डे था। ज़्यादातर लोगों की तरह उस दिन में उत्साह और खुशी से झूम रहा था, जैसे कोई शराब से झूमता है। मैं लगभग कंगाल था। मुझे जानकर खुशी हुई कि नरसंहार खत्म हो गया था और शांति एक बार फिर अपने लाभकारी पंख पृथ्वी के ऊपर फैलाने वाली थी। युद्ध में हमारे लड़कों को सेना में भर्ती करने की बदौलत मेरा स्कूल ठप हो गया था, जिससे होने वाली आमदनी का सहारा भी छिन गया था। उस घटनापूर्ण दिन भी मैं अपने इंद्रधनुष के छोर से उतना ही दूर था जितना कि 20 साल पहले, जब मैं कोयले की खान के सामने खड़ा था, जहां मैं मजदूरी का काम करते हुए उस बात के बारे में सोच रहा था जो उस दयालु बुजुर्ग व्यक्ति ने पिछली रात को मुझसे कही थी। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरे और किसी भी उपलब्धि के बीच एक चौड़ी खाई थी, बशर्ते हम खान का मजदूर होने को शामिल नहीं करें। लेकिन मैं एक बार फिर खुश था। एक बार फिर वह बंजारा विचार मेरे चेतन मन में आया और इसने मुझे खुद से यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि क्या मैं अपने इंद्रधनुष के छोर पर गलत किस्म के पुरस्कार को तलाश नहीं कर रहा था। जब मैं लिखने बैठा तो मेरे दिमाग में कोई खास या निश्चित चीज नहीं थी, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ जब मेरे हाथ टाइपराइटर की कुंजियों पर नियमित संगीत रचना की तरह दौड़ने लगे। मैंने पहले कभी इतनी तेज गति या इतनी आसानी से नहीं लिखा था। मैंने जरा भी नहीं सोचा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं बस लिखता रहा और लिखता रहा। टाइपिंग खत्म होने पर मेरे पास 5 पेज की पांडुलिपि थी और जहाँ तक मैं जानता हूँ उस पांडुलिपि में मेरे तरफ से किसी व्यवस्थित विचार का योगदान शामिल नहीं था। यह एक संपादकीय था जिससे मेरी पहली पत्रिका हिल्स गोल्डन रूल पैदा हुई। मैं वह संपादकीय एक दौलतमंद आदमी के पास ले गया और उसे पढ़कर सुनाया। मेरे द्वारा आखिरी लाइन पढ़ने से पहले ही उसने मेरी पत्रिका में पैसे लगाने का वादा कर लिया। जो इच्छा मेरे मन में लगभग 20 साल से सोई पड़ी थी, इस थोड़े नाटकीय अंदाज में वास्तविकता में बदल गई। यही विचार मैंने 20 साल पहले प्रकट किया था, जिसके बाद उस बुजुर्ग सज्जन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर वह सौभाग्यशाली टिप्पणी की थी। इस विचार की बुनियाद यह थी कि स्वर्णिम नियम को सभी मानवीय संबंधों में मार्गदर्शक भाव होना चाहिए। अपनी पूरी जिंदगी में अखबार का संपादक बनना चाहता था। 30 साल से भी ज़्यादा समय पहले जब मैं बहुत छोटा था, तब मैं अपने पिताजी की प्रेस को पैर से चलाता था, जो एक छोटा अखबार प्रकाशित करते थे। मुझे प्रिंटर की स्याही की खुशबू से प्रेम हो गया था। शायद ये अच्छा अवचेतन में गति पकड़ रही थी, जब तक कि आखिरकार इसका कर्म में विस्फोट नहीं हुआ, या शायद कोई और योजना थी जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था, जिसे बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं था, जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुझे किसी दूसरे काम में एक पल भी चैन नहीं लेने दिया जब तक कि मैंने अपनी पहली पत्रिका शुरू नहीं कर दी। मैं आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि मैंने संसार में अपनी सही जगह खोज ली थी और मैं इस बारे में खुश था। यह उस लंबे मार्ग का मेरा आखिरी मोड़ था जिसकी यात्रा मैंने अपने इंद्रधनुष के छोर की तलाश में की थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा, तो मेरे मन में स्वर्ण कलश खोजने का कोई विचार नहीं था। जिंदगी में पहली बार मुझे यह एहसास हो रहा था कि जीवन में सोने से ज़्यादा मूल्यवान किसी चीज़ की इच्छा करनी चाहिए। इसलिए संपादक का काम मन में सिर्फ एक विचार रखकर शुरू किया, और वह विचार था संसार को सर्वश्रेष्ठ सेवा देना, जो देने में मैं सक्षम था। पत्रिका शुरुआत से ही अच्छी चली। 6 महीने से भी कम समय में संसार के हर अंग्रेजी भाषी देश में पढ़ी जा रही थी। इसने मुझे संसार के सारे हिस्सों से मान्यता दिलाई, जिसके फलस्वरूप मैंने 1920 में अमेरिका के हर बड़े शहर का दौरा करते हुए व्याख्यान दिए। इस दौर से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि इसकी बदौलत मैं देश के सभी हिस्सों में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बहुत करीबी संपर्क में आया, जिससे मुझे उनकी आवश्यकताओं, उनकी इच्छाओं और उनकी भावनाओं के अध्ययन का अवसर मिला। अपने जीवन के शुरुआती 6 महत्वपूर्ण मोड़ों में मैंने जितने मित्र बनाए थे, लगभग उतने ही शत्रु भी बनाए थे। लेकिन 7वें मोड़ के बाद एक अजीब बात हुई। संपादकीय काम में शुरू से ही हजारों की तादाद में मित्र बनाने लगा। आज 1 लाख से ज़्यादा लोग मेरे पीछे तनकर खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें मुझ पर और मेरे संदेश पर विश्वास है। इस परिवर्तन का कारण क्या था? अगर आप आकर्षण के नियम को समझते हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और हम अपने दिमाग के प्रबल विचारों की प्रकृति के अनुसार ही मित्रों या शत्रुओं को आकर्षित करते हैं।
कोई भी जीवन के प्रति लड़ाकू नजरिया रखकर दूसरों से यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वे हमारे प्रति कोई दूसरा नजरिया रखेंगे। जब मैंने अपनी पहली पत्रिका में स्वर्णिम नियम का संदेश देना शुरू किया तो मैं इसे अपने जीवन में भी यथासंभव उतारने लगा। स्वर्णिम नियम में विश्वास करना एक बात है, अपने कामों में से उतारना दूसरी बात है। दोनों में भारी फर्क होता है। इस सच्चाई का पता मुझे तब चला जब मैंने अपनी पहली पत्रिका शुरू की। इस एहसास के बाद मुझे वो सिद्धांत अचानक पूरी तरह समझ में आ गया। अब ये मेरे मन में हमेशा रहने वाले हर विचार को सराबोर करता है और मेरे हर काम में झलकता है। यह सिद्धांत वही है जो मालिक ने अपने सरमन ऑन द माउंट में हमें बताया था कि हम दूसरों के साथ वही करें जो हम चाहते हैं कि वे हमारे लिए करें। 3 वर्षों से मैं लाखों लोगों के प्रति स्वर्णिम नियम की आचार तरंगे भेज रहा हूँ। ये विचार तरंगे कई गुना होकर मेरे पास लौटी हैं। जिन लोगों तक मेरा संदेश पहुँचा उनकी तरफ से मेरी और सद्भाव का सैलाब आया है। जैसा कोई इंसान होता है वैसा ही वह काटेगा। मैं दयालुता के बीज बो रहा हूँ, मैं सृजनात्मक विचार के बीज बो रहा हूँ। जहाँ पहले विनाशकारी विचार मौजूद थे, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ कि वे आपस में लड़ने झगड़ने की मूर्खता को समझ लें और सहयोगी प्रयास के फायदे देख लें। मैंने इन विचारों को प्रबल बनाकर इनसे अपनी आत्मा को आवेशित और सजीव कर लिया, जिससे ये विचार चुंबक बन गए और उन्होंने मेरी ओर इन हजारों लोगों के सहयोग और सद्भाव को आकर्षित किया जो इन विचारों के सामंजस्य में है। मैं 7वीं और आखिरी बार अपने इन धनुष की छोर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। असफलता का हर द्वार बंद दिख रहा था। मेरे शत्रु धीरे धीरे मित्रों में बदल गए और मैं हजारों नए मित्र बना रहा था। लेकिन एक आखिरी इम्तिहान बचा था जो मुझे अब भी देना था। अदृश्य हाथ ज्ञान के कीमती रत्न बिना कीमत चुकाए नहीं देता है। नहीं, ये लोगों के दमखम की जांच किए बिना उन्हें जिम्मेदारी के पदों तक ऊपर उठाता है या तकदीर वाले लोग बनाता है। यह जांच की प्रक्रिया आमतौर पर तब होती है जब हमें इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। अचानक ही यह हमें जकड़ लेती है और हमें अपने सच्चे व्यक्तित्व के सिवा किसी दूसरी चीज को प्रकट करने का मौका ही नहीं देती है। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।